हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तटीय स्थलाकृतियों के बारे में, यानी कि तरंगों या लहरों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में। यह अध्याय आपके सिलेबस में लहरों या तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के नाम से है, ठीक है। और लहरों और तरंगों का जो प्रभाव होता है वो तटीय क्षेत्रों में होता है, इसलिए उनसे निर्मित होने वाली जो स्थलाकृतियाँ होती है उनको हम तटीय स्थलाकृतियाँ कहकर संबोधित करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि कौन कौन सी तटीय अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ हैं और कौन कौन सी तटीय निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ हैं। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तटीय अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ। सबसे पहले जो स्थलाकृति आती है वो है तटीय क्लिप, कोस्टल क्लिप्स। कोस्टल क्लिप्स क्या होते हैं देखते हैं। सागरीय तरंगों के अपरदन द्वारा उत्पन्न क्लिप सागर तटीय स्थलाकृति का एक प्रमुख तथा विचित्र स्थल रूप होता है। क्लिप का निर्माण तरंग द्वारा अपरदन के कारण तट रेखा के सहारे होता है, अतः इसका निर्माण चट्टान के प्रकार, संरचना तथा स्वभाव और सागरीय अपरदन तथा भूपृष्ठीय अनाच्छादन के सापेक्षिक रूप पर आधारित होता है। क्लिप के आधार पर तरंगें स्थल की ओर अधिक कटाव कर देती है। इस तरह क्लिप के आधार पर या निचले भाग में खांच या दांत यानी कि नॉच का निर्माण हो जाता है, ठीक है। उसे ही हम क्लिप कहते हैं। दूसरा जो प्रमुख स्थलाकृति का रूप है वह है तटीय कंदरा। तटीय कंदरा, कंदरा का मतलब होता है गुहा, ठीक है। तो देखते हैं तटीय कंदरा। सागर तटीय भाग की चट्टानों में जब संधियों का पूर्ण विकास हुआ रहता है या पूर्णतया विकास हुआ रहता है तो सागरीय तरंगे इन संधियों में प्रविष्ट होकर अपरदन करने लगती है। जब इस तरह की संरचना वाली कठोर सेल में कोमल सेल की स्थिति होती है तो तरंगे उन्हें शीघ्र काटकर छोटी कंदरा का निर्माण कर देती है। जब कंदरा की ऊपरी छत का कुछ भाग नीचे गिर जाता है तो कंदरा का संबंध ऊपरी सतह से हो जाता है। इसे प्रवेश द्वार कहते हैं। जब तरंगों के जलदाब के कारण कंदरा की हवा सिकुड़ती है तो दाब के कारण कुछ हवा कंदरा की छत को तोड़कर छिद्र करके ऊपर निकलने में समर्थ हो जाती है। इन छिद्रों से हवा सीटी की आवाज़ करती हुई निकलती है। इस तरह के छिद्र को प्राकृतिक चिमनी या वात छिद्र यानी कि ब्लो होल्स कहते हैं। कंदरा की छत जब बड़े पैमाने पर ध्वस्त होकर गिर जाती है तो संकरी तथा छोटी छोटी खाड़ियों का निर्माण होता है। इस तरह के प्रवेश द्वार या निवेशिका को स्कॉटलैंड में जियो कहते हैं। जब सागर तट से जल की ओर निकले हुए शीर्ष स्थल के दोनों किनारों पर कंदरा का निर्माण होता है तो दोनों कंदराएं विस्तृत होकर एक दूसरे से मिल जाती है तथा उनके आर पार जल बहने लगता है। इस तरह की आकृति को प्राकृतिक मेहराब यानी कि नेचुरल आर्क कहा जाता है। यह मेहराब स्थायी नहीं होता। अपरदन के कारण ऊंची छत कमजोर हो जाने के कारण टूटकर नीचे गिर जाती है, जिस कारण शीर्ष स्थल का सागर की ओर वाला भाग तट से अलग हो जाता है। इस तरह की आकृति को स्टेक या सागरीय स्तंभ कहते हैं। स्टेक को चिमनी या स्केरी भी कहा जाता है। तीसरी जो स्थलाकृति है हमारी वह है अंडाकार कटान या लघु निवेशिका। तो देखते हैं क्या होता है अंडाकार कटान या लघु निवेशिका। जब तट के समानांतर क्रमशः कठोर तथा कोमल चट्टानों की परतों का विस्तार होता है तो तरंग का जल कठोर चट्टान की संधियों में प्रवेश करके भीतर प्रवेश करता है। इस कठोर सेल के पीछे कोमल सेल होती है, अतः प्रवेशित जल कोमल सेल का भीतरी भीतर अपरदन करके उसे खोखला बनाता रहता है। इस कोमल चट्टान वाले भागों में अंडाकार कटान तथा उससे निर्मित आकृति को
लघु निवेशिका या लघु खाड़ी कहा जाता है। चौथी स्थलाकृति है हमारी तरंग घर्षित वेदिका। तरंग घर्षित वेदिका, तो देखते हैं क्या होती है तरंग घर्षित वेदिका। क्लिप से सागरीय तरंगे टकराकर उसके आधार पर दांत या खांच का निर्माण करती है। धीरे धीरे खांच के विस्तृत होने पर क्लिप का ऊपरी लटकता भाग टूटकर गिरने लगता है तथा क्लिप निरंतर पीछे हटता जाता है। इस क्रिया के कारण क्लिप के सामने तटीय भाग पर जल के अंदर एक मैदान का निर्माण हो जाता है, जिसे तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म या तरंग घर्षित वेदिका कहा जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ तटीय अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ। ठीक है, इसके बाद में हम देख लेते हैं तटीय निक्षेपणात्मक या निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ। तो तटीय निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों में पहली जो स्थलाकृति हमारी वह है पुलिन। पुलिन का नाम आपने बीच के नाम से सुना होगा कहीं पर। बीच जैसे कि गोवा का बीच है, मरीना बीच है, यह तटीय निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों के रूप है। ठीक है, तो पहले देखते हैं बीच यानी कि पुलिन। सागरीय तट के सहारे मलबा के निक्षेप से बने स्थल रूप को पुलिन कहा जाता है। पुलिन का निर्माण उच्च ज्वारतल तथा निम्न ज्वारतल के बीच वाले स्थानों में होता है। सागरीय जल द्वारा अपरदित पदार्थों का कुछ भाग तट के सहारे जमा हो जाता है, जिससे तट का कुछ भाग उथला हो जाता है। जलमग्न तट का यह उथला भाग ही बीच या पुलिन कहलाता है। ठीक है, ये था हमारा पुलिन। दूसरा है कस्प पुलिन। दूसरी जो तटीय स्थलाकृति है उसका नाम है कस्प पुलिन। तो देखते हैं क्या होता है कस्प पुलिन। अधिकांश पुलिन के सागरवर्ती भाग में रेत, गोलास्म तथा बजरी का तरंगों द्वारा इस तरह निक्षेप हो जाता है कि पतले पतले कटक का निर्माण हो जाता है, जो कि सागर की ओर निकले रहते हैं। इस तरह निकले हुए कटकों के बीच की दूरी प्राय समान होती है। इन निकले हुए कटकों को कस्प पुलिन कहते हैं। तीसरी जो स्थलाकृति हमारी वो है रोदिका तथा रोध, बार्स एंड बैरियर्स। देखते हैं क्या होता है। तरंगों तथा धाराओं द्वारा निक्षेप के कारण निर्मित कटक या बांध को रोदिका कहा जाता है। रोध तथा रोदिका में सामान्य अंतर यह है कि रोदिका या तो जल के नीचे रहती है या उच्च ज्वार के समय अवश्य डूब जाती है, परंतु रोध ऊंचा होने के कारण जल से ऊपर ही रहते हैं। इसके बाद में है हमारी अपतट रोदिका। अपतट रोदिका, जब रोदिकाओं का निर्माण तट से दूर इस तरह होता है कि वे तट के प्राय समानांतर होती है, परंतु तट से संबंध नहीं होती, अर्थात तट से उनका संबंध नहीं होता, जुड़ी हुई नहीं होती, तो उन्हें अपतट रोदिका या तटीय रोदिका कहा जाता है। नेक्स्ट स्थलाकृति है हमारी स्पिट। स्पिट, देखते हैं स्पिट क्या होता है। जब सागरीय मलबा का निक्षेप इस तरह से होता है कि वह रोदिका के रूप में जल की ओर निकला होता है, तो उसे स्पिट या भूजिह्वा कहते हैं। तो उसे स्पिट या भूजिह्वा कहते हैं। स्पिट का एक भाग तट के शीर्ष स्थल से जुड़ा होता है तथा दूसरा सिरा सागर की ओर निकला तथा खुला होता है। जैसे कि भारत में रामेश्वर स्पिट मानव अधिवास के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि दक्षिण में जो हम देखते हैं रामेश्वर तमिलनाडु में, वही एक स्पिट का रूप है और वहाँ पर मानव निवास करते हैं। तो भारत में रामेश्वर स्पिट मानव अधिवास के लिए प्रसिद्ध है। अगली जो स्थलाकृति है हमारी वह है हुक। हुक, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है हुक। तूफानी तरंगे स्पिट के आकार में परिवर्तन लाती रहती है। जब मोड़ने वाली तरंग या धारा अधिक प्रबल हो जाती है तो स्पिट का अग्रभाग तट की ओर मुड़ जाता है। धीरे धीरे यह मोड़ बढ़ता जाता है तथा कुछ समय बाद अंकुश के आकार का हो जाता है। इस तरह तट की ओर मुड़ी हुई स्पिट को हुक कहते हैं। जब एक स्पिट में
कहीं हुक का निर्माण हो जाता है तो उसे मिश्रित हुक कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा हुक। नेक्स्ट है लूप या छल्ला। लूप या छल्ला देखते हैं क्या होता है। जब विरोधी धाराएं वेलांचली धाराओं से अधिक प्रबल हो जाती है तो कभी कभी स्पीड इतना अधिक मुड़ जाती है कि वह तट से जाकर मिल जाती है। इस तरह एक पूर्ण छल्ले का निर्माण हो जाता है जिसके अंदर सागर का जल बंद हो जाता है। इस तरह की आकृति को लूप या छल्ला कहते हैं। जब किसी द्वीप के चारों तरफ स्पीड का विकास होता है तो उसे लूप रोधिका या छल्लेदार रोधिका कहा जाता है। नेक्स्ट है संयोजक रोधिका। संयोजक रोधिका जब तट के सहारे रोधिका का इतना अधिक विस्तार हो जाता है कि वह दो शीर्ष स्थलों को या दो द्वीपों को जोड़ देती है या किसी द्वीप का संबंध तट से कर देती है तो उसे या उस रोधिका को संयोजक रोधिका कहा जाता है। दो शीर्ष स्थलों को मिलाने वाली रोधिका को संयोजक रोधिका कहते हैं। तट से किसी द्वीप या शीर्ष स्थल से किसी द्वीप को मिलाने वाली रोधिका को टोम्बोलो कहते हैं। ध्यान रखना, इसको टोम्बोलो किसे कहा जाता है, छोटे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है अक्सर। तट से किसी द्वीप या शीर्ष स्थल से किसी द्वीप को मिलाने वाली रोधिका को टोम्बोलो कहा जाता है। जब रोधिका का विस्तार खाड़ी या लघु निवेशिका के सामने इस तरह होता है कि तट तथा रोधिका के बीच सागरीय जल बंद हो जाता है तो उसे लेगून कहते हैं। लेगून झीलों का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो उनका निर्माण कब होता है? जब रोधिका का विस्तार खाड़ी या लघु निवेशिका के सामने इस तरह होता है कि तट तथा रोधिका के बीच सागरीय जल बंद हो जाता है तो उसे लेगून कहा जाता है। जैसे कि भारत में उड़ीसा की चिल्का झील, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा पर जो पुलिकर झील है वो झील भी इसी का उदाहरण है। नेक्स्ट है तटीय तरभाग, कोस्टल वेटलैंड्स। इसमें तटीय क्षेत्रों में विकसित सपाट दलदली भागों का निर्माण जब आर्द्र उष्णकटिबंधीय भागों में होता है तो उन्हें तटीय तरभाग कहते हैं। जैसे कि आपने मैंग्रोव वनों का नाम सुना होगा, तो जो मैंग्रोव वन है वो इन्हीं तटीय तरभागों में स्थित होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो मैंग्रोव वन है वो तटीय तरभाग की विशेषता होती है। नेक्स्ट इस्तेलाह करती है हमारी सबका, सबखा, सबखा। ठीक है, शुष्क उष्ण कटिबंधीय भागों में, तटीय भागों में सपाट निक्षेप जनित तटों को साल्ट फ्लैट या सबका कहते हैं। ये पूर्णतया चौरस बंजर तटीय भाग होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सबका। ठीक है, ये कुछ तटीय या तरंगों या लहरों द्वारा निर्मित कुछ स्थलाकृतियाँ थी। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आपके या सिलेबस में आपके लहरों या तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ दे रखा है, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि लहरें केवल वहीं पर अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक कार्य करती है जहाँ पर तट होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। इसको जब आप नोट्स में बनाओ तो हेडिंग यही डाल देना आप कि लहरों द्वारा निर्मित अपरदनात्मक एवं निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इनके चित्र कहाँ से मिलेंगे, तो मैंने इसी वीडियो में इन चित्रों की भी व्यवस्था या डायग्राम्स की व्यवस्था की है, तो आप नीचे देख सकते हैं। ये है हमारा सागरीय क्लिप। ठीक है, यह है सागरीय क्लिप का निर्माण। इसमें आप इसको देख सकते हैं किस तरह से इसका निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो इसको बना लें आप। ये हो गया सागरीय क्लिप। इसके बाद में हमारी ये जो कंदराएँ हैं, ठीक है, ये तरंग अपरदन द्वारा निर्मित कंदरा तथा महराब। अब ये कैसे बनाना है आपको, ये तीनों ही पहले इसको बनाना, ठीक है, फिर इसको बनाना और फिर इसको बनाना। ठीक है, और नीचे लिख देना तरंग अपरदन द्वारा निर्मित कंदरा तथा महराब। ठीक है, इसके बाद में है आपका ये स्टेक, स्टेक का निर्माण। इसके बाद में है आपका स्टेक का निर्माण। तो इसको इस तरह से बना लेना आप। ठीक है,
इसके बाद में देखते हैं हम, इसके बाद में हमारा लघु निवेशिका, लघु निवेशिका तथा द्वीप, लघु निवेशिका तथा द्वीप। तो ये जो हमने देखा अंडाकार कटान वगैरह, ठीक है, तो ये अंडाकार कटान भी इसमें आ जाएगी, अवरोधी शैलें आ जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ से देख लेना, इसको बना लेना आप लोग। इसके बाद में है हमारा तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म, या यूं कहें कि जो तटीय मैदान, तटीय तरंग घर्षित मैदान है वो, ठीक है। तो ये इस तरह से बनेगा, ठीक है, तो इसको बना लेना। इसके बाद में है हमारा अपतट रोधिका, अपतट रोधिका, ऑफशोर बार तथा स्पिट, ठीक है। ये इसमें रोधिका है, स्पिट भी है, अपतट रोधिका भी है, ठीक है। तो सारे ही चित्र इसमें दिए हुए हैं, एक ही डायग्राम में आपके पूरे के पूरे मिल जाएंगे। ये रोधिका है, इधर स्पिट है, अपतट रोधिका है, ठीक है। इसके बाद में है हमारा हुक तथा मिश्रित हुक, हुक तथा मिश्रित हुक, ठीक है। तो इसको बहुत बड़े अच्छे तरीके से बनाना आप लोग, ठीक है। ये हुक है हमारे, ठीक है, इसको अच्छे से बना लेना आप लोग। इसके बाद में है ये लूप तथा लूप रोधिका, लूप तथा लूप रोधिका, ठीक है। यहाँ पर ये हुक भी है इसमें, ठीक है, लूप भी है और लूप रोधिका भी है, ठीक है। तो ये यहाँ से बना लेना। और इसके बाद में है हमारा टोम्बोलो, अभी जो हमने देखा था, ठीक है, टोम्बोलो, टोम्बोलो बहुत अच्छी शानदार तरीके से इसमें दे रखा है, ठीक है। तो टोम्बोलो यहाँ से बना लेना आप लोग, ठीक है। इसके बाद में शायद अब ख़त्म हो गई चित्र, ठीक है। टोम्बोलो के बाद में एक और है शायद, ये भी बना लेना। लेगून, लेगून झीलों का निर्माण किस तरह से होता है, संयोजक रोधिका भी है इसमें, ठीक है, हाँ। और ये पंख युक्त रोधिका भी है, तो ये बना लेना। विभिन्न प्रकार की रोधिकाएं हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ से बना लेना, ठीक है। और इसके बाद में कुछ नहीं है, ठीक है। ये इतने से चित्र आप इसमें पेस्ट कर लेना, साथ के साथ ही बना लेना, उतार लेना, ठीक है। आपका ये अध्याय पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है इसमें, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको इसमें ना आपको डायग्राम्स ढूंढने की ज़रूरत है और ना ही नोट्स ढूंढने की ज़रूरत है, ठीक है। मैंने इसी वीडियो में सारा कंप्लीट दे दिया है आपको, ठीक है। तो ये देख लेना। और अपने यार दोस्तों को भी अगर आप ये वीडियो शेयर करते हो तो अच्छी बात है, ताकि बेचारे उन बच्चों को भी मिल सके जो अभी फर्स्ट ईयर में है और उनको सेमेस्टर प्रणाली के बारे में नहीं मालूम है। तो उनसे ये चैनल सब्सक्राइब करवा सकते हो, क्योंकि हम यहीं पर नोट्स उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर के भी करेंगे अभी स्टार्ट, लेकिन अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो जाएं आपके, उसके बाद में करते हैं शुरुआत, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए, ठीक है। इसके बाद में जो भी बचा होगा आपका सिलेबस में, मेरे हिसाब से तो एक ही लेसन हमारा बचा हुआ है, कास्ट इस्लाकृतियाँ। बाकी मैंने सब कुछ अवेलेबल करवा रखा है, ठीक है। तो करते हैं कोशिश कास्ट इस्लाकृतियों का अगला वीडियो लाने की, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और एक ज़रूरी सूचना, जिन्होंने असाइनमेंट वगैरह नहीं बनाया हो तो वो असाइनमेंट अवश्य बना ले, क्योंकि असाइनमेंट के भी आपके अलग से मार्क्स हैं। आपके मिड टर्म टेस्ट तो हो चुके हैं, लेकिन असाइनमेंट अभी बाकी है। असाइनमेंट जिन्होंने नहीं बनाया, हालांकि सबने बना लिया होगा, तो जिन्होंने नहीं बनाया वो असाइनमेंट तैयार कर लें, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।